तो हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम काफी इंपॉर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं भाई। और ये इंपॉर्टेंट चीज रेडियो एक्टिविटी है। रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो सक्रियता। भाई पहले परिभाषा जान लो कि रेडियो एक्टिविटी क्या है। भाई हल्के नाभिक नहीं, भारी नाभिक नहीं, बहुत ज्यादा भारी नाभिक, ठीक है। भारी नाभिकों से अपने आप अल्फा, बीटा और गामा किरणों के निकलने की इस प्रक्रिया को ही रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो भाई कोई पूछे रेडियो एक्टिविटी किसको कहते हैं, तो कहिएगा भारी नाभिक से ही अपने आप अल्फा, बीटा और गामा किरणों के निकलने की प्रक्रिया को ही रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और भाई जो नाभिक या जो पदार्थ इस गुण को प्रदर्शित करते हैं, यानी जिस पदार्थ से अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं, उन पदार्थों को हम रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, रेडियम, ये सब रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं। और भाई सबसे नोट करने वाली बात यह है कि ये जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है, इनके नाभिक से अपने आप अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। और नोट करने वाली बात यह है कि ये जो रेडियो सक्रिय पदार्थ जिनका हम नाम ले रहे हैं, ये परमाणु संख्या 82 के ऊपर वाले नाभिक होते हैं। अरे भाई याद रखना, परमाणु संख्या 82 के ऊपर वाले जो नाभिक होते हैं, परमाणु संख्या 82 से ऊपर के जो नाभिक होते हैं, वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। और इन नाभिकों में न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है। न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होने से भारी नाभिक अस्थायी होता है। अस्थायी हो जाने के कारण अपने से उसमें से अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं, और तब तक निकलती हैं जब तक कि अस्थायी नाभिक अस्थायी में बदल न जाए। और भाई इस दौरान जब नाभिक से अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं, तो ये घटना रेडियो एक्टिविटी कही जाती है। अच्छा भाई एक बात जान लो, इस रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज 1896 में हेनरी बैकुरेल ने की थी। भाई रेडियो एक्टिविटी की खोज 1896 में हेनरी बैकुरेल ने की थी। भाई दूसरी बात, दूसरा नोट ये जान लो कि परमाणु संख्या 82 के ऊपर के जो नाभिक होते हैं वो अस्थायी होते हैं, क्योंकि परमाणु संख्या 82 से ऊपर के जो नाभिक होते हैं साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, और बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, और साथ ही उन नाभिकों में प्रोटॉन की अपेक्षा न्यूट्रॉन काफी ज्यादा हो जाता है। न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा होने से वो अस्थायी हो जाते हैं, और अस्थायी होने के बाद से भारी नाभिक से अपने आप अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं, और तब तक निकलती रहती है भाई जब तक कि वो अस्थायी नहीं बदल जाए, अस्थायी में नहीं बदल जाए। और ये प्रक्रिया नाभिक से अल्फा, बीटा और गामा किरणों के निकलने की यही प्रक्रिया रेडियो एक्टिविटी कही जाती है ना जी। ये तो पता चल गया। अच्छा भाई एक छोटा सा बात बताओ, रेडियो एक्टिविटी परमाणु से होने वाली घटना है कि नाभिक से? रेडियो एक्टिविटी नाभिक से होने वाली घटना है, एक नाभिकीय घटना है। रेडियो एक्टिविटी एक नाभिकीय घटना है, न्यूक्लियर इवेंट है। और भाई वो याद है ना, नाभिक बहुत छोटा है होता है, नाभिक बहुत छोटा होता है, और नाभिक पर टेम्परेचर और प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ता है। तो रेडियो एक्टिविटी एक नाभिकीय घटना है, रेडियो एक्टिविटी पर टेम्परेचर और प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ता है। तो भाई ये सब बात बड़ा इम्पोर्टेंट है। और एक बात लास्ट, चौथा बात ये इम्पोर्टेंट है कि भाई किसी नाभिक से एक साथ अल्फा और बीटा नहीं निकल सकता है, लेकिन अल्फा, गामा और बीटा और गामा एक साथ, अल्फा, गामा, बीटा, गामा निकल सकता है, लेकिन एक साथ अल्फा और बीटा कण नहीं निकल सकता है। तो भाई ये सारा चीज हम जान गए। अब इन सब चीजों को थोड़ा सा फिगर पर समझ लेंगे और अच्छा रहेगा। एकदम ऐसा समझेंगे हम भाई एकदम बिल्कुल हमेशा के लिए याद हो जाए। तो भाई एक बार जल्दी बताइए, रेडियो एक्टिविटी किसको कहते हैं? भारी नाभिकों से स्वतः ही अल्फा, बीटा और गामा किरणों के निकलने की इस प्रक्रिया को ही रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो चलिए देखिए भाई, आपका हेडिंग भी है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता। देखिए भाई आपको याद रहना चाहिए कि अगर हम कोई भारी नाभिक ले लें, भाई ये भारी सा नाभिक है, कितना भारी? परमाणु संख्या Z बराबर 82, परमाणु संख्या Z बराबर 82 से ऊपर का नाभिक है। परमाणु संख्या Z 82 किसका होता है? Pb, लेड का होता है। लेड से ऊपर का जो तत्व होता है, लेड से भारी तत्व। भाई भारी नाभिक है, किसी भी नाभिक में दो तरह के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बोलो भाई
ये नाभिक है, नाभिक में कौन से कण होंगे? प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो भाई ये भारी नाभिक है, इस नाभिक में बहुत ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, नहीं जी? तो ये भारी एक नाभिक है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। भाई इसका परमाणु संख्या 82 से ऊपर है, तो भारी नाभिक में न्यूट्रॉन्स की संख्या थोड़ी ज्यादा होती है, जिस वजह से ये अस्थायी हो जाते हैं। और भारी नाभिक से अपने आप अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। भाई अल्फा तो कण होता है, भारी सा एक कण होता है अल्फा कण, बीटा इलेक्ट्रॉन होता है, बीटा कण ही होता है। बीटा कण वास्तव में तेजी से निकलता हुआ इलेक्ट्रॉन, नाभिक से बड़ा तेज इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो कोई पूछ ही सकता है भाई इस नाभिक में जब इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, नाभिक में तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो नाभिक से बीटा कण जो इलेक्ट्रॉन है, तो बीटा कण यानी इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं बताएंगे? भाई किसी भी भारी नाभिक से अपने आप अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं, गामा रेज। और किसी भी भारी नाभिक से अल्फा, बीटा और गामा किरणों के निकलने की प्रक्रिया को ही रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। भाई यहाँ पे परिभाषा बन गई, ये परिभाषा फोटो देख करके ही बना सकते हो। कह सकते हो भारी नाभिकों से स्वतः ही अल्फा, बीटा और गामा किरणों के निकलने की प्रक्रिया को ही रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और जो नाभिक या जो तत्व इस गुण को प्रदर्शित करते हैं उनको रेडियो सक्रिय नाभिक कहते हैं। वही याद रखना, परमाणु संख्या 82 के ऊपर के जो नाभिक होते हैं वो अस्थायी होते हैं, क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है। और अस्थायी होने के कारण परमाणु संख्या 82 से ऊपर के नाभिक अस्थायी होते हैं, क्योंकि उनमें न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है। और अस्थायी होने के कारण उन नाभिकों से अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं, और तब तक निकलती हैं जब तक कि अस्थायी से अस्थायी में बदल न जाए। और भारी नाभिक से अल्फा, बीटा और गामा किरणों के निकलने की प्रक्रिया को ही रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अच्छा भाई, इस रेडियो एक्टिविटी की घटना की खोज 1896 में बैकुरेल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बैकुरेल ने 1896 में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। बहुत अच्छा। अच्छा भाई, एक साथ किसी नाभिक से एक साथ अल्फा और बीटा कण नहीं निकल सकता, ये दोनों कण है। अच्छा, अल्फा क्या है? अल्फा भी कण है और बीटा भी कण है, लेकिन गामा जो है वो रेडिएशन है, विद्युत चुंबकीय तरंग, गामा रे कह रहे हैं, गामा रेडिएशन है। तो भाई ये अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण वास्तव में ये और कुछ नहीं है, हीलियम प्लस प्लस है। नाभिक से बाबू अल्फा कण निकलता है। अल्फा कण क्या है? अल्फा कण वास्तव में हीलियम नहीं है, हीलियम प्लस प्लस। अच्छा, हीलियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 2, द्रव्यमान संख्या 4। हीलियम का परमाणु संख्या Z 2 होता है, द्रव्यमान संख्या 4 होता है। अगर हीलियम का परमाणु संख्या 2 है तो इसके नाभिक के चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। हीलियम का परमाणु संख्या 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन, हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं, एक को इधर हटा दो, एक इधर हटा दो, तो हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन को हटा दोगे तो हीलियम बनेगा हीलियम प्लस प्लस। और हीलियम प्लस प्लस दोनों जब इलेक्ट्रॉन हीलियम के नाभिक के चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को हटा दोगे तो हीलियम का नाभिक बचेगा, वो हो जाएगा हीलियम प्लस प्लस। और यही हीलियम प्लस प्लस को कहते हैं अल्फा कण। तो भाई भारी नाभिक से अल्फा कण निकलता है। अल्फा कण क्या है? हीलियम नहीं है, हीलियम प्लस प्लस, हीलियम प्लस प्लस अल्फा कण है। भारी नाभिक से बाबू बीटा कण भी निकलता है और गामा किरण भी निकलता है। तो भाई अब यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो कोई पूछ दे भाई, आज से अगर कोई पूछे कि रेडियो एक्टिविटी किसको कहते हैं, तो सीधे कहिएगा भारी नाभिकों से स्वतः ही अल्फा, बीटा और गामा किरणों के निकलने की प्रक्रिया को ही रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और जो पदार्थ इस गुण को प्रदर्शित करते हैं उन्हीं को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। पहला नोट, रेडियो एक्टिविटी की खोज 1896 में हेनरी बैकुरेल ने की थी। भाई वो फेमस खोज के बारे में ये आपको पता होगा कि हेनरी बैकुरेल ने रेडियो सक्रिय पदार्थ का सॉल्ट लिया था। ठीक है, रेडियो सक्रिय पदार्थ के सॉल्ट को काले कागज में लपेट करके, काले कागज में लपेट करके वो क्या किए थे, अपने डेस्क में रख दिए थे। और फिर उस जमाने में जो फोटोग्राफिक प्लेट होता था ना, उस डेस्क में
खुशकिस्मती से केवल रेडियो सक्रिय पदार्थ का सॉल्ट ही नहीं रखे थे, काले रंग के कागज में रेडियो सक्रिय पदार्थ का सॉल्ट लेकर के बंद कर दिए थे, और साथ साथ बगल में एक फोटोग्राफिक प्लेट हुआ करता था, वो फोटोग्राफिक प्लेट भी रख दिए थे। सुबह में रख दिए थे और शाम में देखें या अगले दिन देखें कि अरे भाई वो जो फोटोग्राफिक प्लेट जिस पर फोटो लिया जाता है, बाद में वो फोटोग्राफिक प्लेट इसके पास रखने से खराब हो गया। जो कभी नहीं खराब होता था फोटोग्राफिक प्लेट, वो खराब हो गया। तो कहाँ से खराब हुआ भाई? कभी नहीं खराब होता था। इस रेडियो सक्रिय सॉल्ट को रखने से खराब हो गया। इसका मतलब रेडियो सक्रिय सॉल्ट से, कुछ रेडियो सक्रिय पदार्थ से कुछ अदृश्य किरणें निकल रही थी, और वही अदृश्य किरणें इस फोटोग्राफिक प्लेट को खराब की थी, और उसी से रेडियो एक्टिविटी की खोज हुई कि हाँ, रेडियो सक्रिय पदार्थ से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं, और वही अदृश्य किरणें निकलने की क्रिया को ही रेडियो एक्टिविटी कहते हैं ना जी। ठीक है, ये बात थी। तो भाई आपने पहला नोट देखा कि रेडियो एक्टिविटी की खोज 1896 में हेनरी बैकरेल ने की थी। ये भी अकस्मात हुआ था खोज ना जी। दूसरा बात ये बताया कि परमाणु संख्या 82 से ऊपर के नाभिक जो होते हैं वो थोड़े भारी होते हैं, और वो अस्थायी होते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटॉन की संख्या से न्यूट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण वो अस्थायी हो जाते हैं। और अस्थायी होने के बाद से उनसे खुद अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती हैं, और तब तक निकलती जब तक कि अस्थायी से अस्थायी में बदल न जाए। भाई नोट नंबर 3, रेडियो सक्रियता। ये रेडियो एक्टिविटी भाई नाभिक से होने वाली घटना है। किससे होने वाली घटना है? रेडियो एक्टिविटी नाभिक से होने वाली घटना है। ये एक नाभिकीय घटना है। इस रेडियो एक्टिविटी के घटना पर टेम्परेचर या प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ये चौथी बात ये है कि किसी भी नाभिक से एक साथ अल्फा और बीटा किरणें नहीं निकल सकती है, लेकिन अल्फा और गामा या बीटा और गामा निकल सकता है। चलो ये सब बात समझ में आता है। अच्छा भाई, कोई अगर पूछ दे कि भारी नाभिक से अल्फा कण निकलता है, अल्फा कण क्या है? अल्फा कण कुछ नहीं है, हीलियम का नाभिक है। क्यों? ये हीलियम है कि हीलियम प्लस प्लस, हीलियम प्लस प्लस मतलब हीलियम का दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो हीलियम का दोनों इलेक्ट्रॉन दुए को होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हीलियम का नाभिक बचा। हीलियम का नाभिक ही अल्फा कण कहलाता है, यानी अल्फा कण है हीलियम प्लस प्लस। और भाई बीटा कण क्या होता है? बीटा कण तेजी से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन होता है, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। और भाई गामा किरण, ये रेडिएशन होता है। तो भाई अब थोड़ा सा हम ये भी जान लें कि अल्फा बीटा और गामा किरणों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा किरणों में अंतर, तो थोड़ा सा भाई अच्छे से देखेंगे हम लोग ये अंतर, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछ भी दिया जाता है। ठीक है भाई, कोई पूछे अल्फा, ये अल्फा क्या है? अल्फा वास्तव में एक तरह का कण है। अल्फा वो अल्फा कण है, बीटा भी क्या है? कण है, लेकिन गामा क्या है? किरण है। अल्फा कण है, यानी अल्फा यह कण होता है, यह भी कण होता है, लेकिन यह किरण होता है। अच्छा एक बात बताते हैं, इसको अल्फा कण भी कहते हैं और अल्फा किरण भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारा कण, अगर कणों का प्रवाह होने लगे तो कणों का प्रवाह किरण कहलाता है। तो हम लोग अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे में किरण कह रहे हैं, सबको किरण कर रहे हैं, लेकिन अल्फा रे, ये अल्फा रे क्या है? अल्फा रे कण है। ये क्या है भाई? कण है। बीटा रे ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक तरह का क्या है भाई? कण है। लेकिन गामा रे बाबू रेडिएशन है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, गामा रे रेडिएशन है, पहला बात हो गया हमारा बाबू। दूसरा बात देखो, ये अल्फा, अल्फा क्या होता है? ये अल्फा वास्तव में हीलियम प्लस प्लस होता है। यह वास्तव में बाबू हीलियम प्लस प्लस है, यानी अल्फा कण वास्तव में क्या है? हीलियम प्लस प्लस, यानी हीलियम का नाभिक है। ये वास्तव में हीलियम प्लस प्लस है। बीटा कण क्या है? यह तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन है, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, तेजी से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन। भाई अल्फा कण क्या है? अल्फा कण वास्तव में हीलियम प्लस प्लस है, वो हीलियम प्लस प्लस है। बीटा कण तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, तेजी से निकलता हुआ इलेक्ट्रॉन है। भाई नाभिक से इलेक्ट्रॉन भी निकलता है और वही इलेक्ट्रॉन बीटा कण है। तो बाबू बीटा कण क्या है? यह तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन है। गामा रे ये
कण है, ये भी कण है, लेकिन गामा रे क्या है, यह रेडिएशन है, यह रेडिएशन है। भाई अब तीसरी बात की जाए तो तीसरी बात ये है भाई कि यह जो होता है भाई, इस पर प्लस चार्ज होता है। कौन सा चार्ज भाई, प्लस चार्ज होता है। अल्फा कण इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा कण यह इलेक्ट्रॉन है तो इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। यह रेडिएशन है, रेडिएशन पर कोई चार्ज नहीं होता है, यह उदासीन होता है। चौथी बात भाई, ये अल्फा कण है, अल्फा कण हीलियम प्लस प्लस है, प्लस प्लस है तो इसका आवेश होता है +2e, इलेक्ट्रॉन के आवेश के डबल। अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, +e की +2e, दो इलेक्ट्रॉन निकले, +e+e+2e। भाई बीटा कण की बात करें तो बीटा कण इलेक्ट्रॉन है, इस पर आवेश होता है -e। गामा रेडिएशन है, रेडिएशन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इस पर 0 चार्ज होता है। मैं अगर पांचवी बात करें तो अल्फा कण तेजी से निकलता है, इसमें ये जब चलता है तो इसका मास, इसका जो द्रव्यमान होता है वो हल्का सा बढ़ जाता है। तो जब चलते हुए अवस्था में जो मास होता है उसको मूविंग मास कहते हैं। कौन सा मास, मूविंग मास। लेकिन अल्फा कण को रोक दिया जाए तो उसका रेस्ट मास, अल्फा कण का रेस्ट मास देखा जाए तो अल्फा कण का यानी हीलियम का परमाणु संख्या Z2 होता है और द्रव्यमान संख्या 4, तो इसका रेस्ट मास कितना होगा, 4। तो इसका रेस्ट मास होता है 4 AMU। 4 AMU मतलब मास ऑफ प्रोटॉन का 4 गुना, क्योंकि अल्फा कण हीलियम का नाभिक है। हीलियम का नाभिक मतलब उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास सेम होता है। तो प्रोटॉन 2 ठो, न्यूट्रॉन 2 ठो, दोनों का मास सेम होगा तो प्रोटॉन 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 मान सकते हैं, तो 4 प्रोटॉन के मास के बराबर होगा। तो भाई उस अल्फा कण का मास 4 MP होगा, लेकिन वो रेस्ट मास की बात कर रहे हैं। इस बीटा कण जो नाभिक से निकल रहा है, बीटा कण का रेस्ट मास, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से निकलता है, तेजी से निकलने से उसका मास बढ़ जाता है। लेकिन अगर रोक के देखा जाए तो ये तो इलेक्ट्रॉन है, तो इसका रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और भाई गामा किरण जो निकलता है, गामा किरण रेडिएशन है, रेडिएशन का रेस्ट मास 0 होता है। बहुत अच्छा, 5 नंबर तो कंप्लीट हो गया भाई। छठा नंबर देखिए भाई, जान लो अलग अलग नाभिक होगा, रेडियम का नाभिक, थोरियम का नाभिक, प्लूटोनियम का नाभिक, अलग अलग नाभिकों से अल्फा कण अलग अलग वेग से निकलते हैं, बीटा कण भी अलग अलग वेग से निकलते हैं। तो अलग अलग नाभिक लोगों ने, तो अलग अलग नाभिक से देखोगे, किसी नाभिक से अल्फा कण कुछ वेग से निकल रहा है, कुछ वेग से निकल रहा है, कुछ वेग से निकल रहा है, लेकिन अल्फा कणों का वेग जो होता है 1.4 गुणे 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, 1.4 गुणे 10⁻7 मीटर पर सेकेंड से 2.2 गुणे 10⁻7 मीटर पर सेकेंड के बीच। तो भाई याद रखिएगा, नाभिक से जो अल्फा कण निकलता है वो अल्फा कण का वेग अलग अलग होता है, अलग अलग नाभिक से। और ये अल्फा कण का वेग कितना होता है, लगभग 1.4 गुणे 10⁻7 मीटर पर सेकंड से 2.2 गुणे 10⁻7 मीटर पर सेकंड के बीच। और भाई नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, बीटा कण निकलता है, वो बीटा कण कितने वेग से निकलता है, प्रकाश के वेग के 30% से लेकर 90%। तो चलो भाई, अल्फा कण, अल्फा रे कह दिए, अल्फा किरण कहो या कण कहो, भाई ये भी किरण और कण दोनों है, किरण और कण दोनों है, लेकिन ये केवल किरण है। तो चलो भाई, अल्फा कण, इस अल्फा कण का वेग क्या होता है, अल्फा कण का वेग 1.4 गुणे 10⁻7 मीटर पर सेकंड से लेके 2.2 गुणे 10⁻7 मीटर पर सेकंड के बीच होता है। और इस बीटा कण यानी इलेक्ट्रॉन, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, इस बीटा कण का वेग होता है 0.3 c से 0.9 c के बीच, यानी लाइट के स्पीड से 300% से लेकर 30% से लेकर 90%। गामा किरण, भाई गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग है तो इसका वेग प्रकाश के वेग c के बराबर होता है। भाई सातवां नंबर ये है कि भाई इस नाभिक से
जो अल्फा कण निकला है, इस अल्फा कण को अगर हम, भाई ध्यान दो, क्या करते हो, कॉपी वॉपी पर उतारते हो कि नहीं भाई, उतार लेना चाहिए भाई। नाभिक से जो ये अल्फा कण निकला है, इस अल्फा कण को हम अगर इस अल्फा कण के रास्ते में एक ZnSO4 का पर्दा रख दें, नाभिक से भाई जो अल्फा कण निकल रहा है, इस अल्फा कण के रास्ते में जिंक सल्फेट ZnSO4 का पर्दा रख दें, या बेरियम प्लैटिनोसाइनाइड का, ये भी एक पदार्थ है, इसका एक प्लेट रख दें, तो इस प्लेट पर जाकर के जब अल्फा कण टकराता है ना, जिस बिंदु पर टक्कर होती है उस बिंदु पर एक छोटी सी हल्की सी चमक पैदा होती है, हल्की सी चमक। एक अल्फा कण जाएगा तो अगर जाकर के टकराएगा तो ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट या बेरियम प्लैटिनोसाइनाइड के पर्दे पर अल्फा कण जाकर टकराता है, जिस बिंदु पर टकराता है वहां एक हल्की सी चमक पैदा होती है, जिसको प्रतिदीप्ति कहते हैं। तो प्रतिदीप्ति पैदा होती है। अगर मान लो दो अल्फा कण, एगो यहाँ टकराया है तो एगो चमक हल्का सा यहाँ पैदा होगा, और एगो यहाँ टकराया है तो यहाँ चमक पैदा होगा। जितने अल्फा कण इस पर्दे पर जाकर के टकराएंगे उतने चमक पैदा होगा, उतनी प्रतिदीप्ति पैदा होगी। हम प्रतिदीप्ति की संख्या को गिन सकते हैं कि नाभिक से कितने अल्फा कण निकल के आए। ठीक है, तो भाई ये जो अल्फा कण होता है, ये अल्फा कण ZnSO4 या बेरियम प्लैटिनोसाइनाइड दोनों के पर्दे पर प्रतिदीप्ति पैदा करता है। प्रतिदीप्ति मतलब जब ये जाता है और उसके रास्ते में अगर जिंक सल्फेट या बेरियम प्लैटिनोसाइनाइड का पर्दा रहता है तो उस पर्दे पर जैसे ही ये अल्फा कण टकराता है तो हल्की सी चमक पैदा होती है, यानी प्रतिदीप्ति पैदा होती है। लेकिन भाई ये बीटा कण, ये जो बीटा कण है ना, ये बीटा कण मतलब तेजी से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन, ये भाई इलेक्ट्रॉन, ये तेजी से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन, बीटा कण के रास्ते में अगर हम एक रखें प्लेट तो ये केवल ZnSO4, केवल और केवल ZnSO4 पर जाकर के टकराएगा, ZnSO4 पर टकराएगा तो ये हल्की सी, इससे कम हल्की सी प्रतिदीप्ति पैदा करेगा, और वो भी केवल ZnSO4 पर प्रतिदीप्ति पैदा करेगा। ये बीटा कण है भाई, यानी तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन। और ये गामा किरण जब आता है तो ये बहुत कम प्रतिदीप्ति पैदा करता है, और वो भी विलेमाइट का एक प्लेट ले लें। विलेमाइट एक पदार्थ है, ठीक है, ये विलेमाइट का प्लेट है। विलेमाइट के पदार्थों पर ये बहुत कम प्रतिदीप्ति पैदा करता है, हल्का फुल्का इसमें चमक दिखाई देता है। तो भाई अल्फा कण का 7वां गुण हो जाएगा कि कह सकते हो भाई अल्फा कण के बारे में, भाई अल्फा कण के बारे में 7वां गुण कह सकते हो कि अल्फा कण जो होता है वो ZnSO4, यह ZnSO4 तथा बेरियम प्लैटिनोसाइनाइड अल्फा कण यह ZnSO4 और बेरियम प्लैटिनोसाइनाइड दोनों के पर्दे पर प्रतिदीप्ति पैदा करता है। बीटा कण, बाबू बीटा कण कहोगे तो यह केवल ZnSO4 के पर्दे पर, जिंक सल्फेट के पर्दे पर ही प्रतिदीप्ति पैदा करता है। और भाई अगर गामा कण की बात करोगे तो गामा कण बहुत कम प्रतिदीप्ति पैदा करता है, वो भी विलेमाइट जैसे पदार्थों पर ही प्रतिदीप्ति पैदा करता है। बहुत अच्छा भाई। अब थोड़ी सी बात कर ले भाई बेधन क्षमता की। भाई ये जो अल्फा कण है ना, ये जो अल्फा कण है, ये अल्फा कण पतला, बहुत पतला एल्युमिनियम का बहुत पतला पत्तर होता है। जो मिठाई उठाई जिससे एल्युमिनियम के पत्तर से, चांदी का पत्तर खाते तुम लोग, वो चांदी नहीं होता है, वो एल्युमिनियम होता है। तो भाई वो बहुत पतला एल्युमिनियम का जो पत्तर होता है ना, उस बहुत पतले एल्युमिनियम के पत्तर को भी ये अल्फा कण नहीं बेध पाता है, ये आर पार नहीं निकल पाता है। तो अल्फा कण की बेधन क्षमता, बेधने की क्षमता, भेदने की क्षमता बहुत कम होती है। तो अल्फा कण की बेधन क्षमता बहुत कम होती है। लेकिन ये जो बीटा कण है ना, थोड़ा सा मोटा, हल्का सा मोटा, किसी प्लेट को बेध करके पार निकल सकता है। भाई ये इसको बेध करके क्या हो सकता है, पार निकल सकता है। यानी अल्फा कण की बेधन क्षमता सबसे कम होती है, लेकिन बीटा की बेधन क्षमता, इस बीटा की बेधन क्षमता इससे
100 गुना ज़्यादा होता है, अल्फा से 100 गुना ज़्यादा वेधन क्षमता होता है। और गामा की वेधन क्षमता बीटा से भी 100 गुना होता है, बीटा से 100 गुना, लेकिन इससे इसका 100 गुना है और इससे इसका 100 गुना है, तो उससे 100 × 100 मतलब 10,000 गुना ज़्यादा होता है वेधन क्षमता। और ये गामा किरणें जो होती हैं भाई, कोई मोटा धातु का टुकड़ा भी रहेगा ना, धातु का मोटा टुकड़ा से भी आराम से इसको पार करके वेध करके ये गामा किरणें क्या होती हैं, निकल जाती है। तो इसकी वेधन क्षमता सबसे कम होती है, ये पतले से पत्थर को भी नहीं भेद पाता है। इसकी वेधन क्षमता भाई अल्फा से 100 गुनी ज़्यादा होती है। और गामा की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, इसकी वेधन क्षमता बीटा से 100 गुनी ज़्यादा होती है और अल्फा से 10,000 गुनी ज़्यादा होती है। तो भाई वेधन क्षमता सबसे कम, वेधन क्षमता सबसे कम, सबसे कम। और भाई अब बीटा की वेधन क्षमता कह सकते हो अल्फा से 100 गुनी ज़्यादा, 100 गुनी ज़्यादा ना जी, 100 गुनी अधिक। अच्छा, और इस गामा की वेधन क्षमता बीटा से 100 गुनी और अल्फा से 10,000 गुनी ज़्यादा, बीटा से 100 गुनी एंड अल्फा से 10,000 गुनी ज़्यादा। ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 8 नंबर तक हम लोग पहुँच गए भाई। अब हम लोग 9 नंबर जानेंगे। भाई अल्फा की वेधन क्षमता बहुत कम है, वेधने की क्षमता कम है, लेकिन आयनीकरण क्षमता सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वेधन क्षमता जो होती है, वेधन क्षमता आयनीकरण क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जिसकी वेधन क्षमता कम होगी आयनीकरण क्षमता बहुत ज़्यादा, और जिसकी वेधन क्षमता ज़्यादा होगी आयनीकरण क्षमता बहुत कम। तो भाई जानते हो एक बहुत अच्छा बात, ये अल्फा कण जब गैस से होके गुजरता है, गैस के अणुओं से होकर के ये अल्फा कण गुजरता है, तो जानते हो क्या करता है, गैस के अणुओं से जब अल्फा कण गुजरता है तो ये बहुत भारी होता है, तो गैस के अणुओं के इलेक्ट्रॉन को टक्कर मार मार करके निकाल देता है। अल्फा कण जब भी गैस से होकर गुजरेगा तो गैस के अणुओं के इलेक्ट्रॉन को टक्कर मार मार के निकाल देगा। गैस के अणुओं से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा आयनीकृत हो जाते हैं। गैस के अणुओं से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, निकल गए, अणुओं से इलेक्ट्रॉन निकल गए, अणुओं से इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा निकाल देता है। तो अल्फा कण भारी होता है और जब ये गैस से गुजरता है तो गैस के अणुओं को आयनीकृत कर देता है। तो भले इसकी वेधन क्षमता कम है, लेकिन आयनीकरण क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन ये गैस से होकर गुजरता है तो उतना ज़्यादा आयनीकरण नहीं करता है, इसके आयनीकरण क्षमता से इसका 100 गुना कम होता है और इससे इसका 100 गुना कम। ये बिल्कुल नहीं आयनीकृत कर पाता है, गैसों से गुजरता है तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता है। तो इसकी आयनीकरण क्षमता इससे 100 गुनी कम होती है, लेकिन इससे 10,000 गुनी कम। मैं उसकी वेधन क्षमता सबसे कम थी, लेकिन आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक ना जी, बहुत अच्छा। आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक और इसकी 100 गुनी कम, 100 गुनी कम, और इसकी 100 गुनी इससे और उससे 10,000 गुनी, 100 गुनी एंड 10,000 गुनी कम। यस और नो? यस, बिल्कुल भाई। यहाँ तक तो क्लियर है 9 नंबर। 10 नंबर ये जान लीजिए, तीनों की प्रॉपर्टी ही देख रहे हैं। 10 नंबर ये देखिए भाई कि जब ये अल्फा कण देखा जाए तो अल्फा कण एक्चुअली धनावेशित है, अल्फा कण पर प्लस चार्ज है। और जब अल्फा कण को 2 प्लेटों से होकर के गुजारा जाए, भाई ये अल्फा कण है, ये प्लस है, इसको 2 प्लेटों से होकर के गुजारा जाए, 2 प्लेटों के बीच से होकर गुजारा जाए, जिसमें एक पर प्लस चार्ज हो और दूसरे प्लेट पर माइनस चार्ज हो, तो ये अल्फा कण जब 2 प्लेटों से होकर गुजरेगा, प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर के अल्फा कण गुजरता है, तो अल्फा कण प्लस है, तो ये प्लस वाला अल्फा कण माइनस की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। और भाई ये बीटा कण भी अगर हम इसको 2 प्लेटों के बीच से होकर गुजारें, बीटा कण को भी अगर हम 2 प्लेटों के बीच से होके गुजारे, जैसे एक प्लेट प्लस है, ये प्लस और ये वाला प्लेट
माइनस, अगर बीटा कण को, ये बीटा कण यानी इलेक्ट्रॉन को अगर दो प्लेट रहेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की ओर होगा ना जी। इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर के गुजारते हैं या मैग्नेटिक फील्ड से गुजारते हैं, तो बीटा कण यानी इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज किधर, ये प्लस की ओर झुक जाता है। किधर झुकता है? प्लस की ओर झुक जाता है। तो याद रखना, जब अल्फा कण को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाता है तो उसमें विक्षेप होता है, और उसमें विक्षेप कम होता है क्योंकि ये भारी होता है। और बीटा कणों को भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाता है तो उसमें विक्षेप ज़्यादा होता है, ज़्यादा मुड़ जाता है क्योंकि ये बहुत हल्का है। और भाई गामा किरण तो ये उदासीन होता है, गामा किरण उदासीन होता है, उदासीन होने के चलते इसमें कोई विक्षेप नहीं होता है। याद रहेगा ना? बहुत अच्छा। तो भाई 9 नंबर ये रहेगा कि भाई अल्फा कण को जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर या मैग्नेटिक फील्ड वी वेक्टर, जब अल्फा कणों को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाता है तो उसमें विक्षेप होता है, विक्षेप होता है। बीटा कण में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से गुजरता है तो उसमें भी विक्षेप होता है, जिससे पता चलता है अल्फा कण और बीटा कण दोनों आवेशित है। लेकिन गामा किरण को जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से गुजारते हैं तो उसमें कोई विक्षेप नहीं होता है, ये सीधे निकल जाती है, जिससे पता चलता है कि ये उदासीन है। बहुत अच्छा। अब देखो भाई 11 नंबर, 11 नंबर क्या है? इस नाभिक से अगर अल्फा कण निकलेगा तो क्या बदलेगा, बीटा कण निकलेगा तो क्या होगा, गामा कण निकलेगा तो क्या चेंजिंग आएगा, ये देख रहे हैं। भाई सपोज करो एक्स जेड डे कोई नाभिक है, एक्स जेड डे वो नाभिक है, एक्स जेड डे जो एक नाभिक है जिसका परमाणु संख्या जेड है और द्रव्यमान संख्या ए है। अब बोलो भाई एक्स जेड डे नाभिक है, अगर इससे उस नाभिक से अल्फा कण निकला, अल्फा कण निकलता है मतलब हीलियम प्लस प्लस। अगर किसी नाभिक से बाबू अल्फा कण निकले, अल्फा कण मतलब हीलियम प्लस प्लस यानी परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4। अगर किसी नाभिक से अल्फा कण निकले यानी 2 और 4 निकले तो इसके परमाणु संख्या में 2 की कमी आ जाएगी और द्रव्यमान में 4 की कमी आ जाएगी। तो भाई कहने का ये मतलब है एक्स जेड डे कोई नाभिक है, एक्स जेड डे नाभिक है, उससे अल्फा कण निकल जाए, अल्फा कण निकलेगा मतलब हीलियम प्लस प्लस निकलेगा, मतलब उसका परमाणु संख्या 2 निकल गया और द्रव्यमान संख्या 4 निकल गया। तो एक्स जेड डे कोई नाभिक है, अगर इससे अल्फा कण निकलता है तो अब जो नाभिक बनेगा एक्स जो होगा, वो जो नाभिक एक्स बनेगा उसका परमाणु संख्या जेड नहीं रहेगा, परमाणु संख्या, और अल्फा कण निकल गया तो परमाणु संख्या 2 निकल गया तो जेड में से 2 गया और द्रव्यमान में 4 निकल गया तो A-4 और तब अल्फा कण निकलेगा। ठीक है, तो भाई एक्स जेड डे कोई नाभिक है, उससे अल्फा कण निकलता है, अल्फा कण मतलब हीलियम प्लस प्लस निकलता है। अगर नाभिक से अल्फा कण निकलेगा तो अल्फा कण मतलब हीलियम प्लस प्लस मतलब 2 और 4 निकल रहा है तो परमाणु संख्या में 2 की कमी आ जाएगी और द्रव्यमान संख्या ए में 4 की कमी आ जाएगी। तो एक्स जेड डे नाभिक होगा तो एक्स जेड -2 A-4 और प्लस अल्फा कण निकलेगा। अब भाई वही बीटा कण की बात कर रहे हैं। भाई नाभिक से बीटा कण मतलब इलेक्ट्रॉन, नाभिक में तो भाई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से कैसे निकलता है? यही होता है भाई कि नाभिक का एक न्यूट्रॉन, नाभिक में जो एक न्यूट्रॉन होता है, यहाँ न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन क्या होता है? टूटता है, न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन बनाता है और एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन बनाता है। याद रखना, यहाँ पे न्यूट्रॉन था, नाभिक के अंदर का एक न्यूट्रॉन जब टूटता है ना, जब टूटता है तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बनाता है और यही इलेक्ट्रॉन निकल पड़ता है, यही इलेक्ट्रॉन निकल पड़ता है। कब? जब न्यूट्रॉन टूटता है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनते हैं, यही इलेक्ट्रॉन निकल पड़ता है, यही होता है बीटा कण। अच्छा बाबू, बीटा कण जब निकलता है तो न्यूट्रॉन टूट जाता है, न्यूट्रॉन टूट करके प्रोटॉन बनाता है, तो प्रोटॉन बनने से इस नाभिक के भीतर प्रोटॉन बढ़ गया, एगो प्रोटॉन बढ़ गया तो एक्स जेड डे कोई नाभिक है, एक्स जेड डे नाभिक है, बीटा कण निकलना मतलब इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा? न्यूट्रॉन टूटेगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनेगा, प्रोटॉन बढ़ जाएगा, प्रोटॉन जब बनेगा तो नाभिक में एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा, प्रोटॉन बढ़ने से परमाणु संख्या जेड 1 बढ़ जाएगा, एक्स जेड नहीं होगा जेड+1
और भाई इससे कौन निकला है, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन निकला है और बहुत हल्का होता है तो उसके मास में कोई कमी ही नहीं आएगी, द्रव्यमान संख्या ए वही रहेगी। और प्लस बीटा कण निकल जाएगा नहीं जी। तो जब भी किसी नाभिक से बीटा कण निकलता है तो परमाणु संख्या में 1 वृद्धि होती है और द्रव्यमान संख्या वही रहती है। और भाई नाभिक से गामा किरण किस तरह निकलती है, तो भाई अगर एक्स जेड कोई नाभिक है, अगर उसकी ऊर्जा किसी तरह बढ़ गई है, हाई एनर्जी स्टेट में है, स्टार स्टेट में है, हाई एनर्जी स्टेट में, हाई से जब लो एनर्जी स्टेट में आता है एक्स जेड नाभिक बनता है, तो अगर उसकी ऊर्जा डाउन होती है तो उस समय जाके गामा रे निकलता है। तो भाई ये सब बात रही अल्फ़ा बीटा और गामा किरणों की, उनके बीच के डिफरेंस की, यही सब बात थी। तो भाई आई होप कि आप लोग को ये एकदम क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।